नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नड्डा। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कई सारे मुद्दों को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बड़ा फैसला, 4 दिनों तक बंद रहेगा महावीर कैंसर संस्थान। मोतिहारी में दाह संस्कार में गए 5 बच्चों की डूबकर हुई मौत। और सासाराम में किसान की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पटना के सदाकत आश्रम में अपने कार्यकर्ता के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई सारे मुद्दे को लेकर बातचीत किए। इन दिनों जारी बैठक के दौरान कांग्रेस से जुड़े सभी चेहरे मौजूद रहे, तो वहीं कांग्रेस नेत्री रीता सिंह भी बैठक में मौजूद रही। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि महागठबंधन में अपनी सीमाएं होती है और जो सम्मानजनक सीटें मिलेंगी वो हमें मंजूर होगी। मैं कुछ चीजें आपके सामने जो सच्चाई है वो रखना चाहता हूं। आज बिहार की जनता भाजपा और जेडीयू के कुशासन से त्रस्त बदलाव चाहती है और हमारे गठबंधन की ओर एक बड़ी आशा के साथ बिहार की जनता देख रही है। हमारे कंधों पे भी फर्ज है, हम बिहार के आवाम को एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ सिर्फ शासन ले लेना नहीं, जन सेवा करना है, उस उद्देश्य के साथ एक अच्छा वायबल ऑप्शन जो जनता बदलाव चाहती है बिहार के लिए, उसको हम देने की पूरी कोशिश हम करेंगे। आप सबको याद होगा, दुनिया में कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ। शुरू में ही 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोरोना आएगा, आज से हम तैयारी करेंगे तो हम कोरोना से लड़ पाएंगे। 12 फरवरी तब भारत सरकार के मंत्री भी मजाक उड़ाने लगे कि राहुल गांधी तो ऐसे ही पैनिक पैदा कर रहे हैं, कुछ होना नहीं। ट्रोल करने लगे सोशल मीडिया पे। अगर उस वक्त राहुल गांधी जी की बात को गंभीरता से लेते, देश की हालत ऐसे नहीं है। इस देश में बड़ी बड़ी विकास की कोई भी चीज देख लो, उसकी नींव बनाने वाले में कहीं ना कहीं बिहार के मेरे श्रमिक परिवार के भाइयों बहनों का पसीना लगा। कहीं चमकते कंगूरे भी देखते हो तो उसमें भी मेरे बिहार के श्रमिक का कहीं ना कहीं योगदान है। इन श्रमिकों की जो हालत सरकार ने की है, उसे बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरानी थी और भाजपा की बनानी थी, तो उस वक्त तक कोई चिंता नहीं की कोरोना की, लॉकडाउन नहीं हुआ। जैसे ही वहां शपथ समारोह हो गया, जैसे मोहम्मद तुगलक ने किया था दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली, उसी तरह फरमान आ गया कि जो जहां है वहीं रहे। भाइयों बहनों, कल से लॉकडाउन, महाभारत का युद्ध 21 दिन में जीता था, 18 दिन के लिए हम 21 दिन में जीत गए। इस तरह की प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं रखता है जो बिना सोचे समझे काम करे। और इसमें कौन परेशान हुआ? सबसे ज्यादा बिहार का श्रमिक परेशान हुआ। 24 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस करा, तब सिर्फ पैसे वाले लोगों में कोरोना था। अब सब याद कीजिएगा, जो विदेश से आते थे और विदेश के आने वाले पैसे वाले लोगों के परिवार में था, किसी गरीब को कोरोना गरीब तक नहीं गया था। 24 मार्च की मैं बात कर रहा हूं। अगर उस वक्त थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते या दूसरों की सलाह मानते और मोदी जी कहते कि लंबे अरसे तक लॉकडाउन होने वाला है, जो श्रमिक अपने वतन जाना चाहता है वो जाए, मैं मुफ्त में ट्रेनें दूंगा। उस दिन 12,615 ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन। एक दिन में
20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोगों को एक कोने से दूसरे कोने ले जाने की क्षमता थी। सिर्फ 3 या 4 दिन बीते, हर श्रमिक अपने घर पहुंच जाता और बिना कोरोना वाला आता तो बिहार में भी कोरोना नहीं फैलता। हमने मांग की, फिर भी वो नहीं किया। और अगर मुफ्त ट्रेन देते तो खर्चा कितना होगा पता है? जो ये पैकेज दिखा रहे हैं उसका 0.40 माने ½ भी खर्चा नहीं होता था। पैकेज जो देते हैं उसके भी अंदर गिने थे। तो क्या मेरे बिहार के श्रमिक का ये अधिकार नहीं था? यहां से भाजपा के विधायक के बच्चों के लिए राजस्थान तक सरकार की गाड़ी जाती है और मेरे बिहार के श्रमिक के लिए व्यवस्था नहीं। मैंने गुजरात में देखा, दर दर की ठोकरें खा रहे, दाने दाने के मोहताज थे। मुझे फोन आते थे, मेरी भी नींद खराब हो जाती थी। इतने बच्चे रो रहे हैं, सिर्फ ग्लूकोज के बिस्किट खिला के रात को गुजार दिए, कल क्या होगा? और उसकी व्यवस्था वो नहीं करते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता हमसे जो बन सकता था वो हमने किया। तो ये बिहार के श्रमिकों का अपमान बिहार वासी कभी माफ नहीं करेंगे। पार्टी में हमारे बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी आए हुए हैं, सह प्रभारी वीरेंद्र राठौर जी आए हुए हैं, अध्यक्ष जी हैं। टोटल कार्यकारिणी की जितने भी समिति हैं, 3 दिनों से लगातार बैठक चल रही है। पूरे विधानसभा में लोग देख रहे हैं कि कहाँ हमारी क्या स्थिति है। सबसे पहली बात है कि अब महागठबंधन है तो महागठबंधन में अपनी सीमाएं होती हैं, उसको भी देखा जाएगा। उसको देखते हुए देखेंगे कि किस विधानसभा में हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं और जो सीटें हमें मिलेंगी या सम्मानजनक उन सीटों पर देखा जाएगा हमारे प्रत्याशी जो हैं उन्हें दिया जाएगा और निश्चित तौर पर सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। सीटें को लेकर के देखते हैं कि अक्सर कुछ जो उम्मीद होती है वो नहीं हो पाती, जितनी सीट मांगी मैं बोल रही हूँ ना, महागठबंधन है तो कुछ तो सीमाएं होती हैं, सबको मिल करके लड़ना पड़ता है। सारे लोगों की बातें कुछ सुनी जाती हैं। राजधानी पटना में पूर्व मंत्री सह पूर्व सांसद पूर्णमासी राम के नेतृत्व में जनसंघर्ष दल पार्टी का गठन किया गया। आपको बता दें कि जनसंघर्ष दल के सभी नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए दीप प्रज्वलित कर अपनी पार्टी का शुभारंभ किया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्णमासी राम ने बताया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हम सभी अपने दलों से उम्मीदवार उतारेंगे, आने वाले समय में बिहार में एक बेहतर सरकार बनाएंगे। इस बार चुनाव जो है पार्टी लड़ेगी, लगभग 100 सीटों पर लड़ेगी। दलितों के मुद्दों को उठाते रहे हैं लगातार, आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं, या जो पहले के नेता है वो दलितों के मुद्दे को नहीं? देखिए ना, इतना बढ़िया दलितों के लिए काम हुआ है। जितना जो है अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालय खोला गया है उसमें मास्टर है नहीं, एक भी मास्टर 15 साल में न ये बहाल किए, न पहले वाले शासन में रहने वाले लोग बहाल किए। जबकि अपने दाएं हाथ की बात इन लोगों की कि बहाल कर देते, बहाल करके अब तो जब थे सरकार ने तो लोगों को जो है दूसरे डिपार्टमेंट से खिंचवा के बुला के दूसरे विद्यालय से उससे पढ़ाई कराते थे। कि आज उसमें से जो निकलेगा, जो दलित पढ़ के निकलेगा तो या तो हरवा होगा, नहीं तो लफंदर हो जाएगा कि उसको कुछ आएगा नहीं, तो पढ़ा लिखा है नहीं, कोई योग्यता के आधार पर जो है कोई कुछ चीज़ को मिलेगी नहीं। इसलिए बहुत से डिमेरिट उसमें हो सकता है। इसलिए तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसे सरकार को बदलनी है। पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार को जो है बदलनी है, इन लोगों को नहीं देना चाहिए। यही हमारा विचार है। कानपुर शूट आउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई और इसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, लेकिन ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। विकास दुबे की गिरफ्तारी को मिश्र ने मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कामयाबी बताया है। उन्होंने बताया कि विकास दुबे अभी मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। ये भी जानकारी दी जा रही है कि विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा।
ये भी कहा जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में पहुंचने की सूचना किन्हीं स्रोतों से खुद पुलिस तक पहुंचाई थी। कानपुर में विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हुए जबरदस्त हमले में 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मरने वालों में बिलाहौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र और एसओ शिवराजपुर महेश यादव भी शामिल थे। विकास दुबे पर न सिर्फ अपराधों के संगीन आरोप हैं बल्कि दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। राजनीतिक दलों में भी उसकी अच्छी खासी पहुंच बताई जाती है। कानपुर के चौबेपुर थाना में विकास दुबे के खिलाफ कुल 60 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मुकदमे भी शामिल हैं। पटना स्थित महावीर कैंसर संस्थान को एक बार फिर से 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। हाल के कई दिनों में महावीर कैंसर संस्थान में भर्ती होने आए मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक बार फिर से महावीर कैंसर संस्थान को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान महावीर कैंसर संस्थान में पुराने भर्ती मरीजों की देखभाल पहले की तरह चलती रहेगी और कोरोना के लक्षण वाले मरीज की जांच भी कराई जाएगी। तो वहीं बंद के दौरान कोलकाता की सफाई एजेंसी पूरे अस्पताल परिसरों की सफाई करेगी और फिर सैनिटाइजेशन भी कराया जाएगा। बिहार में कोरोना के कहर से पटना के 2 अस्पतालों में 10 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार के कोरोना अस्पताल एनएमसीएच और एम्स में इलाज के दौरान पटना के रहने वाले 5 लोग और बिहार के दूसरे जिलों के 5 यानी कि कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। पटना एम्स में बिहार पुलिस के हवलदार की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हवलदार की तैनाती बिहार के मुख्यमंत्री आवास पर थी। पटना के एक डीएसपी को भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो वहीं बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी पटना में हालात सबसे ज़्यादा खराब है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी सबसे ताज़ा अपडेट आई है पटना के सचिवालय के गलियारा से, जहां बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सासाराम के रोहतास जिला के दावत थाना के दीघा से एक बड़ी खबर आई है, जहां मामूली विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बारे में बताया जाता है कि किसान धर्मेंद्र चौधरी पिपरमेंट की खेती करता था। सर यही है कि वहाँ धर्मेंद्र चौधरी का बॉयलर था, पिपरमेंट पर वाला, वो अपना ईंधन पसार दिया था अपने बॉयलर पर और आभा चौधरी ने मशीन चला करके पूरा ईंधन भेजा दिए उनका, धर्मेंद्र चौधरी का, और बोलने पर उन्होंने गोली मार दी है। अच्छा, बॉडी को आप लोग पोस्टमार्टम में लेकर आए हैं? हाँ, हम लोग बॉडी को पोस्टमार्टम में सासाराम लेकर आए। क्या नाम है आपका? शंकर पासवान। बताइए तो। घर से हम लोग गए बॉयलर पे, तो क्या हुआ कि वो लोग अपना खेत पटा रहा था। वहाँ हम लोग बोले कि भाई ऐसा ऐसा काम काहे कर दिया, 2 दिन में हटिया जाता, तो नहीं में हटियाया। इसी में हाथापाई कर दिया और डांड में लिया था, मन निकाल के मार दिया। क्या मार दिया? पिस्टल मार दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दलीप चौधरी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर नगर इकाई मधुबनी के झंझारपुर के द्वारा स्थानीय राधाकृष्ण भंडारी मंदिर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस अवसर पर मधुबनी जिला के जिला संयोजक विष्णु विज्ञान झा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद भारत का एक मात्र ऐसा छात्र संगठन है जो हर परिस्थिति में छात्र और राष्ट्र पुनर्निर्माण के कार्य में समर्पित रहता है। स्थापना के 72 साल में विद्यार्थी परिषद विभिन्न आयामों के माध्यम से छात्र और युवा से जुड़ा रहा। बिहार समेत राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए पटना जिला में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। कल यानी शुक्रवार से राजधानी पटना में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा, जो 16 जुलाई तक जारी रहेगा। ऐसे में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी अन्य चीज़ों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ताकि पटना में इस महामारी के कहर को कम किया जा सके। पीडीएस दुकान, राशन की दुकान, फल सब्जी, दूध, डेयरी, मीट मछली, एनिमल फूड की सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान बैंक, इंश्योरेंस और एटीएम सेवा पहले की तरह भी जारी रहेंगी। मोबाइल इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस, आईटी और जरूरी कामों के लिए खुले रहेंगे। बिहार सरकार के दफ्तर भी इस लॉकडाउन की अवधि में बंद रहेगा। मोतिहारी में 5 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की मदद से 3 बच्चों के शव को बाहर निकाला गया, तो वहीं 2 बच्चों के शव की तलाश जारी है। हादसा चकिया थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव की है, जहां दाह संस्कार में गए 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सभी बच्चे अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। घटना कैसे हुआ? वो लास्ट फूकने आया था, तो ये इसमें नहाने आया था। अच्छा, कितना बच्चे थे? इधर हम टाइम नहीं हम बच्चा कितने थे? बच्चा 5। किसका? विनोद भगत के, एगो रामा भगत के, एगो श्रीनाथ भगत के, एगो रूपा ठाकुर के, एगो शंभू भगत के। उस सबका नाम याद है? बच्चे लोग का सबके हमें याद नहीं। अच्छा, कितना उम्र का रहा होगा बच्चा? एगो राम प्रवेश, एगो 12 साल के है, 2 को 12 साल का, उसमें एगो और है 10 साल के करीब में होगा।
कम वही के एगो मोटरी 16-17 ऐसा ही है। आपका नाम? प्रमोद भगत। घर? फलोड़िया वार्ड? तो उसको आए थे हम लोग जलाने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब जला के उसके बाद में लड़का यहाँ पर आ गया नहाने के लिए। दाह संस्कार के बाद में स्नान ध्यान करता है लोग? हाँ, स्नान करने के लिए आ गया। पाँच गो लड़का आया था, 5 गो लड़का उसमें डूब गया। लगभग कितना उम्र का रहा होगा? अब उम्र तो अभी कोई 18 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 10 साल का है, ऐसे ही। पंचायत के चुनाव में गड़बड़ी कोई नया मामला नहीं है। रोहतास जिला के सासाराम सदर प्रखंड के कड़बंदिया पंचायत के मुखिया पद के चुनाव का फिर से मतगणना का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है। आपको बता दें कि पराजित मुखिया रूबी देवी ने धांधली कर चुनाव हराने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय गई थी। उच्च न्यायालय ने जांच के उपरांत यह निर्णय लिया है कि कड़बंदिया पंचायत में फिर से मतगणना की जाए। कड़बंदिया पंचायत का चुनाव 2016 में हुआ। 2016 में हुआ, उसके बाद 3/6/2016 को मतगणना हुई। उसमें हमको जीत मिली 21 वोटों से। उसके बाद रिकाउंटिंग का ऐलान हुआ। उस रिकाउंटिंग होने के बाद हम लोग का 8 वोटों से घटा दिया गया। 8 वोटों से घटाने के बाद हम लोग गए, इससे हम संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद हम लोग का सासाराम जाके केस किए। उसके बाद हम लोग का कागज जो मिला उसके कहाँ पे केस किए थे? न्यायालय में किए थे? कहाँ किए थे? न्यायालय में किए केस। उसके बाद हम लोग को जो कागज मिला उसमें देखा गया कि 2/6/2016 के ही उनका जीत का ऐलान अंकित था। फिर हम लोग केस किए, उसमें भी हम लोग को जीत मिली। फिर हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट से भी जीत हुई और फिर मिला हम लोग का रिकॉर्डिंग करने का थी। मामला करवंदिया पंचायत का है, जिसमें मुखिया जो है वो अभी प्रिया कुमारी को जब इलेक्शन हुआ इसका, तो उसमें गलत तरीके से उनको मुखिया डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसको कि हाई कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसले में इस बात को मान लिया है। 6 जुलाई को इसका फैसला जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय के बेंच ने दिया है, जिसमें ये साफ कर दिया है कि रूबी देवी को गलत तरीके से हटाया गया है और प्रिया कुमारी को जिताया गया है। उसमें जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है प्रिया कुमारी के पक्ष में, इलेक्शन जो आपका डेट था रिकाउंटिंग का, वो एक दिन पहले ही रिकाउंटिंग का सर्टिफिकेट जो है और उनको डिक्लेयर कर दिया गया एज अ मुखिया, जिसपे कि रिटर्निंग ऑफिसर जो थे उन पे साफ ये बात की क्वेश्चन उठती है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके बाद जब ट्राइब्यूनल ने डिफरेंट फॉर्म्स मांगा जिसके द्वारा ये पता चलता कि किसको कितना वोट मिला, तो बहुत सारा फॉर्म 20 को ट्राइब्यूनल को अवेलेबल नहीं कराया गया और बहुत सारे फॉर्म में काटे पाए गए हैं। वैलिड वोट्स जो रूबी देवी के वैलिड वोट को काटे गए पाए हैं और प्रिया कुमारी के वोट्स को उसमें जो गलत है उसको सही तरीके से दिखाया गया है और बहुत सारा काट कूट किया गया है, कटिंग है, जिस बात को कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करते हुए कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि 1 मंथ के भीतर जो ट्राइब्यूनल है वो अपने निरीक्षण में इलेक्शन कराएगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इलेक्शन कमीशन जो उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो ट्राइब्यूनल को 1 मंथ के अंदर प्रोवाइड कराएंगे और रिकाउंटिंग होगा सीसीटीवी में और जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे वही मुखिया एज डिक्लेयर करेगा, वो भी ट्राइब्यूनल। अब राह चलते राहगीर पैदल हो या हो मोटर वाहन पर हर हाल में लगाना होगा उन्हें मास्क, नहीं तो देना होगा फाइन। आपको बता दें कि अनलॉक फर्स्ट में कोरोना महामारी जिस तरह से अपना पांव पसार रही है, लगता है लोगों को विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार समस्तीपुर जिला प्रशासन ने हर व्यक्ति मास्क पहने, इसके लिए जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के नेतृत्व में चेकिंग अभियान भी चलाया गया। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मास्क के लिए 50 रुपये फाइन, जो मास्क नहीं पहन रहे उनके लिए 50 रुपये फाइन लेना शुरू किया है और दुकानों से हम लोगों ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि आप ऐसे किसी ग्राहक को दुकान में नहीं आने दें जो मास्क नहीं पहन रहा है। कहा गया है सर, नहीं हम लोग सभी दुकान और मार्केट के लोगों से रिक्वेस्ट करने आए थे कि अपनी दुकान में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं घुसने देंगे जो मास्क नहीं पहन
मतदान को सील करने की। इसी के लिए हम लोगों से अपील करने के लिए आए। रोहतास जिला के नोखा अंतर्गत लावाडी गांव में एक पानी भरे गड्ढे से 8 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ है। मृतक धनंजय शर्मा का पुत्र है तथा कल शाम में घर से खेलने के लिए निकला था तो फिर लौटा नहीं। परिजन रात में तलाशी किया लेकिन कोई पता नहीं चला, लेकिन सुबह गड्ढे के पास से राहुल का शव बरामद हुआ। तालाब से शव मिला, मतलब कहाँ के लेकिन वहाँ निकल शव नवाडी में, गरम नवाडी में तालाब से शव को निकाला गया और निकालने के बाद उससे मुंह से ब्लड आ रहा था, इसलिए हम लोग को शक हुआ कि मतलब मार के गला गया। कौन थाना क्षेत्र की घटना है? ये नोखा थाना क्षेत्र की घटना है। कितना उम्र है महिला? किसका उम्र कितना है इनका? लड़का का करीब 8 बरस। क्या नाम है? नाम कुछ पता चला है क्या? हाँ, उसका राहुल नाम। कहाँ के रहने वाले? शर्मा नवाडी का रहने वाले भी नवाडी के हैं। और कौन थाना क्षेत्र की घटना है? नोखा थाना क्षेत्र का। क्या नाम पड़ेगा आपका? अब्दुल सत्तार खान। ना वो मार के डाला गया था पोखरा में, तो कान काट के दिया था उसका, मतलब आँख में फोड़ दिया, आँख पर झटका दे दिया था। 5:45 बजे लाश मिल गई। ये कब से गायब था घर से? घर से गायब तो वही 6:30 पौने 7 के आसपास, 6:30। और डेड बॉडी कहाँ मिला आपको? डेड बॉडी वो थोड़ा गाढ़ा था, वही गाढ़ा में डाल दिया था। कितना उम्र है? 8 बरस। कहाँ घर है इनका? नवाडी। क्या नाम है बच्चे का? राहुल। उम्र कितना है? 8 साल। तो घर से किस लिए निकले थे? घर से बाहर वैसे खेलते था, लड़का था, सुबह खेलने के लिए निकला था। क्या नाम रहेगा आपका? धनंजय शर्मा। मृतक कौन लगते हैं आप? पापा लगते हैं। सासाराम में एक 10वीं कक्षा के छात्र की हत्या से सनसनी फैल गई है। नगर थाना के तकिया के पास रेलवे ट्रैक से 10वीं के छात्र अभिषेक कुमार उर्फ गुल्लू का शव बरामद हुआ है। मृतक कड़गहड़ के रीवा निवासी कालिका राय का पुत्र था। ये बच्चा संत पॉल में पढ़ता था, टेस्ट एग्जाम देने वाला से चालू था और 1 हफ्ता पहले गांव से आया है और उस कोचिंग में डीके पांडे कुछ कहलाते हैं, कोचिंग में पढ़ता था। जो 4 ही बच्चा पढ़े हैं, ये 6:30 बजे रात को निकला है कॉपी लेने के लिए, कॉपी लेने नहीं गया है और उसमें से 4 मैंने प्रशासन का नाकामी का ही है। प्रशासन के पास हम लोग 9 साढ़े 9 बजे के बीच में एप्लीकेशन दिया है, लेकिन प्रशासन उसका कोई नहीं करवा, बल्कि वहाँ एक मैडम थी तो हम लोग के ऊपर लगी खा जाएंगी, ऐसा स्थिति है। हम लोग नहीं चाहते हैं कभी इसका हो, एसपी यहाँ में प्रशासन आप इसका जांच करें। नाकामी है प्रशासन का। क्या नाम? सासाराम के सदर अस्पताल में पिछले 6 सालों से बनकर तैयार आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस सुबह की वस्तु बनकर रह गई है। 69 लाख की लागत से बना यह परिसर आज किसी काम का नहीं है। कारण यह है कि रखरखाव के अभाव में पिछले 6 सालों से इसके दरवाजे खिड़की अब टूटने लगी है। स्थिति यह हो गई है कि स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल का परित्याग कर या अन्य सामान रखने में इसका उपयोग कर रही है। और वो पीछे में कुछ कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। ये सर्जरी का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है DMICL के द्वारा हुआ होगा मेरे ख्याल से, और वो जो है सो आपको हैंड ओवर कर दिया है, लेकिन कुछ चीज़ उसमें नहीं है, उसके बावजूद जो है सो हैंड ओवर हो गया है। अब उसको वो कैसे पूर्ति की जाएगी, अभी ये स्टेट से बात करने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन पुराना शवगिरी की तो बहुत ज़्यादा स्थिति चिंताजनक है। पुराना शवगिरी में तो खाली अभी पोस्टमार्टम हो रहा है ना, नया शवगिरी जो बनाया है उसमें तो एक्सरे होना है, उसमें बहुत अच्छा चीज़ बनाया है सीन। तो उसको देखते हैं कि वो जो हम लोग को हैंडओवर किया है तो थोड़ा कमी के बावजूद भी हैंडओवर हो गया है, तो उस कमी को कैसे पूरा करेंगे। सर चालू होने की संभावना है क्या? कोशिश तो जरूर करेंगे। वरिष्ठ अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया है। उन्होंने बुधवार शाम मुंबई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। वो 81 साल के थे। जगदीप कैंसर से पीड़ित थे और उम्र संबंधी समस्या से भी लड़ रहे थे। जगदीप ने करीब 400 फिल्मों में काम किया था। उनका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, जिनका जन्म 29 मार्च 1939 में हुआ था। मशहूर अभिनेता जावेद जाफरी और नावेद जाफरी उनके बेटे हैं। रोहतास के नासरीगंज में जहां एक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के 4 दीवारी को दबंगों के द्वारा तोड़ दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। डिहरी और विक्रमगंज मुख्य पथ को धनावा खालसा गांव के पास जाम कर हंगामा किया। बाद में नासरीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया।
सड़क जाम चले के मतलब हमके स्कूल बने के चाहिए। गरीब कहाँ जाए? हमके पेट काट काट के कोटा बेच बेच के ऐसा उठौले बन जाए। बढ़िया मेडिकल और बरियारी स्कूल तोड़ दिया। आप लोगों की क्या मांगे हैं? स्कूल बच्चा का पढ़ना है, स्कूल बनना चाहिए। बयान देते हैं कि सीओ सर जमीन हमको दी है, सीओ सर सामने अगर टूटेगा तो ठीक रहेगा। अपना मनबौली से दूर दिया है तो कहता है दूसरा के मार के लड़का या पढ़ेगा, ये बोल रहा है। अच्छा, हम कहीं से मिला है तो हमारा स्कूल बनना चाहिए, ये मनबौली को दूर दिया है। स्कूल के समाज और स्कूल के समाज से इसे हुआ तो हम लोग स्कूल बाल बच्चा नहीं, स्कूल है हमको पढ़ना चाहिए। स्कूल किसने तोड़ा है? स्कूल एक है कि बनता के पीछे हमारे गाँव में स्कूल नहीं है, हमारा बनना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद समाज इन लोग हमारा सीओ से बात दिया, हमारे जिले में कागज दिया है, उसके बाद में इन लोग बड़ियारी मनबौली से टूट दिया। फिलहाल आज की खबर में बताइए, आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।